नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गार्गी क्लासेस पर। मैं प्रशांत कुमार शर्मा और आज हम डिस्कस करेंगे 16 जून 2020 के प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों पर आधारित करंट अफेयर्स की क्लास के बारे में। तो जिसके अंतर्गत हमारा सबसे पहला टॉपिक है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, जो प्रतिवर्ष 14 जून को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य रक्त की आवश्यकता के बारे में जागरूकता फैलाना और रक्तदाताओं के सुरक्षित जीवन रक्षक रक्त के दान के लिए उन्हें प्रोत्साहित करते हुए आभार व्यक्त करना, अर्थात जो रक्तदाता हैं उन्हें धन्यवाद देने के लिए और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए यह दिवस प्रतिवर्ष 14 जून को मनाया जाता है। इस वर्ष की इसकी थीम थी सुरक्षित रक्त बचाए जीवन, अर्थात सेफ ब्लड सेव्स लाइव्स। तो ये इस वर्ष की थीम थी और इस वर्ष का जो स्लोगन है वह है गिव ब्लड एंड मेक द वर्ल्ड ए हेल्दियर प्लेस। तो इस तरह से ये विश्व रक्तदान दिवस का 2020 का स्लोगन है। अब इसके इतिहास के बारे में जानते हैं। तो इसका जो आयोजन है सर्वप्रथम 14 जून 2004 को किया गया था। विश्व रक्तदान दिवस पहली बार 14 जून 2004 को मनाया गया था और इसकी शुरुआत 2004 में की गई थी। और यह 14 जून की जो डेट है इसलिए डिसाइड की गई क्योंकि इस दिन जो ब्लड ग्रुप सिस्टम को खोजने के जिन्हें श्रेय जाता है लैंडस्टेनर, उनकी जयंती 14 जून को ही आती है। अतः 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया जाता है। ब्लड ग्रुप का पता लगाने के लिए कार्ल लैंडस्टेनर को 1930 में नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया था। अब WHO ने वैश्विक स्वास्थ्य अभियान घोषित किए हैं और 8 वैश्विक स्वास्थ्य हैं वे, और WHO जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है उसके द्वारा घोषित किए गए जो ये 8 जो स्वास्थ्य अभियान हैं उनकी बात करें तो उनमें सबसे पहली बात विश्व क्षय रोग दिवस जो 24 मार्च को मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस जो 7 अप्रैल को मनाया जाता है, विश्व मलेरिया दिवस जो 25 अप्रैल को मनाया जाता है, विश्व टीकाकरण सप्ताह है जो अप्रैल के अंतिम सप्ताह के अंतर्गत आयोजित किया जाता है, विश्व तंबाकू दिवस जो 31 मई को मनाया जाता है, विश्व हेपेटाइटिस दिवस जो 28 जुलाई को, और विश्व एड्स दिवस जो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इस तरह से ये जो 8 वैश्विक स्वास्थ्य अभियान है ये WHO के द्वारा घोषित किए गए हैं। अब हम चलते हैं आगे। अगला टॉपिक हमारा कैप्टन अर्जुन। रेलवे सुरक्षा बल ने हाल ही में कैप्टन अर्जुन नाम का एक रोबोट लॉन्च किया है, जिसमें अर्जुन जो नाम है उसका फुल फॉर्म की हम बात करें तो वह है ऑलवेज बी रेस्पॉन्सिबल एंड जस्ट यूज टू बी नाइस। यह इस अर्जुन का फुल फॉर्म है। यह जो रोबोट कैप्टन अर्जुन है उसे रेलवे स्टेशनों पर स्क्रीनिंग और निगरानी को तेज करने के लिए लॉन्च किया गया है, जिसकी तस्वीर आप यहाँ पर इस फाइल में देख सकते हैं। ये इसकी तस्वीर है। तो इसे सेंट्रल रेलवे के तहत संचालित रेलवे जो प्रोटेक्शन फोर्स है उसके द्वारा लॉन्च किया गया है। इस रोबोट के बारे में जानकारी प्राप्त करें तो ये जो रोबोट है ट्रेन में चढ़ने के दौरान यात्रियों की स्क्रीनिंग करेगा और साथ ही असामाजिक तत्वों पर भी नज़र रखेगा। यह रोबोट कई उपयोग के लिए तैनात किया जा सकता है और यह प्रभावी तत्व है जो कि स्टेशन एक्सेस कंट्रोल के तहत कार्य करेगा। और यह रोबोट PTZ कैमरा, इसके अलावा मोशन सेंसर्स और डोम कैमरा से लैस है। कैप्टन अर्जुन रेलवे स्टेशन की सुरक्षा योजनाओं में भी ये वृद्धि करेगा और इसमें स्थापित जो कैमरे हैं वो असामाजिक गतिविधियों और संदिग्ध गतिविधियों को ट्रैक करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिथम का यूज करता है। साथ ही इस रोबोट के अंदर नेटवर्क विफलताओं के दौरान डेटा रिकॉर्ड करने के लिए इनबिल्ट मोशन एक्टिवेटेड स्पॉट लाइट, सायरन और इंटरनल स्टोरेज भी दिए गए हैं, जो कि अगर इंटरनेट ठीक से काम नहीं कर रहा है तो ऐसी स्थिति के अंदर भी डेटा को संग्रहित कर सकता है, सुरक्षित रख सकता है। ये जो रोबोट है वह थर्मल स्क्रीनिंग भी करता है और यात्रियों के तापमान का रिकॉर्ड भी इसको भी रिकॉर्ड करता है और यह डिजिटल डिस्प्ले पर रिकॉर्ड किए गए तापमान को प्रदर्शित भी करता है। तो इस तरह से ये जो रोबोट है वो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा जिसे लॉन्च किया गया है यह काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी उपयोगी साबित होगा। अगला हमारा टॉपिक है IIT खड़गपुर के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सोशल डिस्टेंसिंग मॉनिटरिंग सिस्टम विकसित किया गया है। IIT खड़गपुर के शोधकर्ताओं ने सार्वजनिक स्थानों पर सामाजिक दूरियों की निगरानी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित साइबर फिजिकल सिस्टम विकसित किया है।
ये जो सिस्टम है इसके बारे में बात करें तो शोधकर्ताओं के द्वारा विकसित इस डिवाइस में, यह जो डिवाइस है वह सामाजिक दूरी मापदंडों का उल्लंघन होने पर अलर्ट करती है। यह डिवाइस फील्ड व्यू को कैप्चर करता है और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा जो निर्धारित मानदंड है उन्हीं के अनुसार दूरी की गणना करता है। संस्थान के शोधकर्ताओं ने सस्ती और आसानी से सुलभ हार्डवेयर सामग्री का उपयोग किया और इस डिवाइस को डिजाइन किया है। अब हम सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बात करें तो WHO के अनुसार जब कोई व्यक्ति कोविड-19 से संक्रमित है तो उससे दूर रहने के लिए एक न्यूनतम भौतिक दूरी, जो फिजिकल जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर की कम से कम होनी चाहिए। भारत के अंदर इस 1 मीटर के मानदंड को यूज किया जा रहा है, इसका पालन किया जा रहा है। हालांकि जो कुछ देश हैं वो इस दूरी को अपनी मतलब स्वेच्छा से 2 मीटर तक बढ़ाते हुए यूज कर रहे हैं और कुछ अन्य देश 1.5 मीटर की दूरी का अनुसरण करते हैं। इस तरह से विभिन्न देशों के अंदर ये जो सोशल डिस्टेंसिंग यानी सामाजिक जो दूरी है इसकी जो मापदंड हैं उन्हें अपने हिसाब से तय किया गया है। विश्व WHO के द्वारा इसे 1 मीटर तय कर रखा गया है। पुलिस और सुरक्षा कर्मियों की वर्दी को सैनिटाइज करने के लिए DRDO ने हाल ही में एक डिवाइस विकसित की है जिसका नाम जर्मिक्लीन रखा गया है। DRDO ने सुरक्षा बलों की वर्दी कीटाणुरहित करने के लिए जर्मिक्लीन नाम से एक सैनिटाइजिंग चैम्बर विकसित किया है, जो कि ड्राई हीट ट्रीटमेंट चैम्बर है जो 15 मिनट के भीतर 25 जोड़ी वर्दियों को सैनिटाइज कर सकता है। अब इसके अंदर प्रोसेसिंग क्या होती है वो हम जान लेते हैं। तो ये किसी भी वस्तु की जो ड्राई हीटिंग संवहन प्रक्रिया के द्वारा की जाती है और अब ये जो ऊष्मा जिसे वस्तु की बाहरी सतह के द्वारा अवशोषित किया जाता है तो वह ड्राई हीट जो है होती है वह प्रोटीन के विकृतीकरण का कारण बनती है। यानी उस जो वायरस या जो सूक्ष्म जीव है उसके जो बाहर की प्रोटीन परत होती है वह विकृत हो जाती है और वह विकृत होकर के नष्ट हो जाती है, जिससे सूक्ष्म जीवों की मृत्यु हो जाती है, उन्हें मार डालती है, उन्हें नष्ट कर देती है। DRDO ने सुरक्षा बलों के पैरों की सफाई के लिए एक सैनिटाइजेशन टनल और एक सैनिटाइजेशन मैट भी तैयार किया है। दिल्ली पुलिस ने पहले अपनी वर्दी और हेलमेट को साफ करने के लिए अपनी आवश्यकता प्रस्तुत की थी और इसी को ध्यान में रखते हुए DRDO के द्वारा यह नई डिवाइस विकसित की गई है। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 12 जून 2020 को वित्त मंत्रालय ने घोषणा की कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने अब तक MSMEs के लिए इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम यानी ECLGS के तहत 14,690 करोड़ रुपए वितरित किए हैं। जो ECLGS की जो क्रेडिट लाइन वित्त मंत्री के द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत आर्थिक पैकेज का सबसे बड़ा घटक है और वित्त मंत्री ने घोषणा की थी कि MSME को 29,490 करोड़ रुपए का ऋण जो है वो स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 14,690 करोड़ रुपए का ऋण वितरित भी किया जा चुका है। इस योजना के प्रभावों के बारे में बात करें तो इस योजना से कोविड-19 के कारण होने वाले जो तनाव है उसे कम करने की उम्मीद है, साथ ही जिससे कि जो विनिर्माण के क्षेत्र और MSME की अन्य गतिविधियों को जो बुरी तरह से प्रभावित हुई है उन्हें अब ठीक किया जा सके। इससे कम लागत पर ऋण सुविधाएं प्रदान करने की उम्मीद है और इस तरह MSME को अपने व्यवसाय को फिर से शुरू करने और अपने परिचालन के दायित्वों को पूरा करने के अंदर काफ़ी मदद मिलेगी। इसके लाभ की बात करें तो इसका जो सबसे पहला लाभ है वह है कि मई 2020 में मंत्रिमंडल जो है उसने MSME के क्षेत्र के लिए 9.25% की जो रियायती दर है उस पर ECLGS के माध्यम से 3 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त वित्त पोषण को मंजूरी दी थी। यह मुद्रा उधारकर्ताओं को मोटे तौर पर कवर करने के लिए मदद करेगी। इसके अलावा ECLGS पर ध्यान केंद्रित करने का भारत सरकार का मुख्य उद्देश्य ऋण संस्थानों को प्रोत्साहन प्रदान करना है, यानी ऋण देने वाले जो संस्थान हैं उन्हें प्रोत्साहन देना और धन की उपलब्धता को सक्षम करना, साथ ही MSME तक वित्त पोषण सुविधाओं की पहुंच को बढ़ाना। ये इसके प्रमुख उद्देश्य हैं भारत सरकार के। अगला टॉपिक है आरोग्य पथ पोर्टल। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद अर्थात काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR ने जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपूर्ति श्रृंखला पोर्टल है जिसे आरोग्य पथ कहा जाता है, इसका विकास किया है। इसका जो शुभारंभ स्वास्थ्य देखभाल आपूर्ति की रियल टाइम पर उपलब्धता प्रदान करने के लिए किया गया था। आरोग्य पथ जो विनिर्माताओं, इसके अलावा आपूर्तिकर्ताओं और ग्राहकों को सहायता प्रदान करता है। ग्राहकों को
कुछ मामलों से निपटने में सहायता प्रदान करने वाले प्रमुख स्वास्थ्य देखभाल के सामान के बारे में सूचना और जानकारी प्रदान करने के लिए एक एकीकृत मंच के तौर पर यह कार्य करेगा। इसका इंटरफेस, एक मिनट, इसका इंटरफेस अगर आप देखना चाहें तो ये जो इसका एक स्क्रीन पर आप एक इमेज देख पा रहे हैं, यह इस आरोग्य पथ पोर्टल का इंटरफेस है। सीमित आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता। उन आपूर्तिकर्ताओं तक सीमित पहुंच जो कि मानकीकृत उत्पादों की आपूर्ति करते हैं और वर्तमान में नवीनतम लॉन्च के बारे में जागरूकता की कमी, ये कुछ समस्याएं हैं। अब इसकी पृष्ठभूमि के बारे में बात करते हैं। वर्तमान में जो कोविड-19 है उसके कारण उत्पन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल उत्पादन की जो क्षमता है उसे बाधित कर रहा है। यानी राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल की वजह से उत्पादन क्षमता कम हो गई है, ये बाधित हो गई है। इस आपूर्ति श्रृंखला के अंदर व्यवधान के साथ ही महत्वपूर्ण वस्तुओं के वितरण में विलंब का कारण बन गया है और जो बाजार है उसके लिए एक नकारात्मक प्रभाव पैदा कर रही है। इन सभी परेशानियों से इस पोर्टल की सहायता से निपटा जा सकेगा। इसके लाभों की बात करें तो यह जो पोर्टल है ग्राहकों और आपूर्तिकर्ताओं और विनिर्माताओं के बीच में संपर्क के अंतराल को समाप्त करके ग्राहकों के व्यापक नेटवर्क तक पहुंचने में उनकी मदद करता है। तो यह अर्थात बाजार की जो क्रियाएं हैं उन्हें तेज करने के अंदर यह काफ़ी सहायक होगा। ये जो उपभोक्ता और आपूर्तिकर्ता और विनिर्माताओं के बीच में जो गैप है उसे भरने का कार्य करेगा। इससे व्यापार के विस्तार के अवसर भी उपलब्ध होने के साथ नए उत्पाद की आवश्यकताओं को पहचान करने में मदद मिलेगी और नई तकनीकों के मांग के संबंध में जागरूकता पैदा करने के लिए एक प्लेटफॉर्म के तौर पर यह पोर्टल कार्य करेगा। इससे संसाधनों के अपव्यय को कम करने में भी मदद मिलेगी। अगला टॉपिक है नासा के ह्यूमन स्पेस फ्लाइट की पहली महिला निदेशक नियुक्त की गई हैं और यह नियुक्ति दी गई है कैथी ल्यूडर्स को। कैथी ल्यूडर्स ह्यूमन स्पेस फ्लाइट की पहली महिला प्रमुख बनाई गई हैं और इसकी जानकारी हाल ही में नासा के द्वारा दी गई है। नासा के जो प्रमुख है जिम ब्रिंडेस्टाइन, उन्होंने ट्विटर के जरिए घोषणा करते हुए कहा कि कैथी ल्यूडर्स को नासा के ह्यूमन एक्सप्लोरेशन एंड ऑपरेशंस मिशन डायरेक्टोरेट का नेतृत्व करने के लिए चुना गया है। वे 1992 से ही नासा से जुड़ी हुई हैं। कैथी ही हैं जिन्होंने अंतरिक्ष के लिए नासा की पहली निजी क्रू उड़ान का प्रबंधन किया था और अब उनका जो प्रमोशन हो गया है और वे नासा की पहली ह्यूमन स्पेस फ्लाइट चीफ बन गई हैं। नासा इन दिनों 2024 में चंद्रमा पर अपने वैज्ञानिक भेजने की तैयारी कर रहा है और आप यह साइड में कैथी ल्यूडर्स की एक तस्वीर देख पा रहे हैं। यही हैं जिन्होंने जो कि नासा के अंदर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट की चीफ चुनी गई है। तो इसी के साथ हमारी आज की करंट अफेयर्स की क्लास के सभी टॉपिक्स कंप्लीट हुए और अब बारी है आज के प्रश्न की। तो यह प्रश्न है, हाल ही में इसरो ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जागरूकता और खगोल भौतिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस संस्था के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? आप अपना जवाब वीडियो को पॉज करके ढूंढ सकते हैं। तो इसका सही जवाब है आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंस यानी अराइज। इसके साथ में इसरो ने प्रौद्योगिकी जागरूकता यानी अराइज के साथ में इसरो ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जागरूकता और खगोल भौतिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका उद्देश्य भारतीय अंतरिक्ष परिसंपत्तियां अर्थात इंडियन स्पेस एसेट्स जो हैं उन्हें अंतरिक्ष मलबे के खतरों से बचाना। ध्यान देने की बात है कि जो पृथ्वी की जो ऑर्बिट है जिसके अंदर हम उपग्रहों को स्थापित करते हैं उसमें 19,432 से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स वर्तमान में इस कक्षा के अंदर चक्कर लगा रहे हैं, जिनमें से केवल 2,216 एक्टिव सैटेलाइट है यानी जो सक्रिय उपग्रह जिन्हें हम कह सकते हैं वे कार्य कर रहे हैं। शेष जो बचा हुआ जो भाग है वह अंतरिक्ष मलबा या कचरा के तौर पर पहचाना जाता है। इसके बारे में और अधिक डिटेल आपको कल की 15 जून 2020 की क्लास के अंदर और डिटेल मिल जाएंगी। तो आप इसकी एक्स्ट्रा डिटेल्स प्राप्त करने के लिए कल की क्लास पर जा सकते हैं। साथ ही बहुत सारे अन्य जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं वे भी आपको इस क्लास के अंदर मिलेंगे, तो आप उनके लिए कल 15 जून 2020 की क्लास को ज़रूर देखें। और अब बारी है उस प्रश्न की जिसका जवाब आपको देना है। तो वह प्रश्न है, 5 जून 2020 के आंकड़ों के अनुसार भारत के विदेशी मुद्रा भंडार के अंतर्गत विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों अर्थात फॉरेन करेंसी असेट्स FCA की स्थिति क्या थी? इसका जवाब आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है और
साथ ही आप अपने सुझाव, अपनी समस्याएं और अपने फीडबैक्स इस कमेंट के अंदर लिख करके हमें जानकारी दे सकते हैं। थैंक यू।